हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हमें करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वन शॉर्ट लेक्चर। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज जो हैं हमारे, उस पे क्वेश्चन आता है। और क्या आता है क्वेश्चन कि हाउ द सोर्स, कोई भी एक सोर्स हो सकता है, वो कैसे इंपैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बनता है। अच्छा जी, अब तुम्हें सबसे पहले कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना है तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगाकर कि तुम वन शॉट लेक्चर को वन शॉट में ही सुनोगे। ठीक है, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। 1 घंटे से कम की वीडियो होने वाली है, पूरा एक बार में सुनोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे, याद करोगे एक ही बार में बैठ के। कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, प्रॉमिस करो मुझे। ठीक है, एंड बाकी जो भी चाहिए हर चीज तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे। सारे नोट्स हैं, सारी एमसीक्यूज हैं, हर चीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेना। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंडियन इको चैप्टर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को हमारे पहले ही टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सो चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें हमें समझना है भैया कि ह्यूमन कैपिटल क्यों फॉर्म करी जाती है, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। लेकिन उस सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन भी आता है ना, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही आता है कि आगे जो भी हम करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेनली हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है देश के जो जीडीपी के नंबर होते हैं वो ग्रो करने चाहिए। ठीक है, सो एन इंक्रीज इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी देश में कितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी भी देश में कितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोला जाता है उस देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर जीडीपी बढ़ रही है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब तुम्हारी एबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, और इसी से तुम जीडीपी कैलकुलेट करते हो, इसी से तुम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हो। तो जिस देश की जीडीपी ज्यादा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा। जिसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है जी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी कैसे जाए, जीडीपी बढ़ाई कैसे जाए, उसके लिए दो काम कर सकते हो। या तो तुम लैंड हो गया, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, ऐसे सारे फिजिकल फैक्टर्स में इन्वेस्ट करो और अपने फिजिकल कैपिटल को बनाने की कोशिश करो, जो कि मैन मेड चीजें होती हैं, नेचर ने नहीं बनाई, मैन ने बनाई है, इंसान ने बनाई है। कि भैया तुम अपनी फैक्ट्री बना रहे हो, तुम अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, तुम एक मशीन बना रहे हो, है ना। तो वो सारे जो फिजिकल चीजें हैं, जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा, जो हम बेच सकते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है, वो सभी फिजिकल रिसोर्सेज यहाँ पर आते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ऑन द अदर हैंड क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हमारे इंसान, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स, ये सारे होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का काम क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का काम होता है इन सारे मशीनों को चलाना, इन सारी फैक्ट्रीज को बनाना, इन सारे फिजिकल कैपिटल्स का यूज करके अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना, अपने इकोनॉमी के जीडीपी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे पास कैपिटल हो सकते हैं, या तो फिजिकल कैपिटल या तो ह्यूमन कैपिटल, या तो फिजिकल कैपिटल या तो ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सो क्या कहते हैं ये दोनों ही चीजें? फिजिकल कैपिटल कहती है कि भैया ये एक टैंजिबल एसेट है, ठीक है, जो इंसानों ने बनाया है। बट जो ह्यूमन कैपिटल है वो है स्किल्स और नॉलेज किसी एक इंसान की, जिससे कि इकोनॉमिक वैल्यू किसी चीज में, किसी देश में क्रिएट करी जा सके। बहुत बेसिक सी मैं पहले तुम्हें मतलब समझाती हूँ। फिजिकल कैपिटल तो यू अंडरस्टैंड राइट, कि मैं इंसान हूं, मैंने कोई फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी मैंने बनाया है, तो वो फिजिकल कैपिटल है। बट ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? क्या हम इंसान ह्यूमन कैपिटल है? जी नहीं, हम इंसान ह्यूमन कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पूरे देश में, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अराउंड अराउंड 150 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हमारे देश में 145 करोड़ है ना, अप्रॉक्स लगा लो, 150 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या ये सारे के सारे लोग ह्यूमन कैपिटल है? जी नहीं, इनमें से कुछ तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बूढ़े ओल्ड एज लोग हैं, कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, चलो ठीक है, कुछ बीमार लोग हैं, कुछ हाउस वाइफ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो वेले भैया दारू पी के पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते।
तो वो सारे लोग ह्यूमन कैपिटल नहीं हैं, वो सारे लोग क्या हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो सारे लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन उन लोगों को हमें ह्यूमन कैपिटल बनाना पड़ता है। हमें उन सभी लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाना पड़ता है। कैसे? उन सब में हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, उन सबको पढ़ाना-लिखाना पड़ता है, उनमें ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए ताकि लेबर है, कोई फिज़िकल काम है ना, उठा के इधर से उधर कुछ रख सके, है ना? कंस्ट्रक्शन का काम कर सके, ठीक है? तो जो इंसान ने पढ़ लिख लिया, कोई स्किल्स है, नॉलेज है, पावर है। अब वो सारे इंसान क्या करेंगे? वो सारे के सारे इंसान हमारे देश में पैसा कमाएँगे, काम करेंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और देश में क्या करेंगे? पैसा कमाएँगे, मनी को अर्न करेंगे। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो सारे के सारे लोग हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देंगे। तो वो सारे के सारे लोग हमारे देश के क्या बन जाएँगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाएँगे। वो सारे के सारे लोग हमारे देश में क्या बन जाएँगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाएँगे। तो अगर 150 करोड़ लोग हमारी जनता में हैं, उसमें से करीब 50 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे, 1/3 लोग हमारे देश के ऐसे हैं, जो काम कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं और पूरे देश को खिला रहे हैं, पूरे देश का पेट भर रहे हैं, ठीक है? तो सिर्फ वही लोग जो है ह्यूमन कैपिटल कहलाएँगे, बाकी के लोग ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएँगे। तो जैसे आज अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अपना सर्विस दे रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, सो आई एम अ ह्यूमन कैपिटल। बट तुम लोग अभी जस्ट स्टूडेंट्स हो, तुम अपने माँ-बाप से पैसा ले रहे हो, उस पैसे को खर्च कर रहे हो, पैसा अर्न नहीं कर रहे हो अभी। तो अभी तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हो। अब तुम में से जो-जो लोग आगे जाके पैसा कमाएँगे, सिर्फ वही लोग ह्यूमन कैपिटल बन पाएँगे, ह्यूमन कैपिटल कहलाएँगे। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? तुम लोग नहीं हो ह्यूमन कैपिटल, तुम्हारे स्किल्स हैं। वो तो मैं भी इंसान मैं पहले भी वही इंसान थी, आज भी वही इंसान हूँ। पहले मेरे पे वो स्किल्स नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, फिर मैं एसआरसीसी गई, कॉलेज गई, मैंने वहाँ पे जाके वो सब सीख लिया और अब जब मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है, अब मैं बन गई ह्यूमन कैपिटल क्योंकि अब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की, पैसा अर्न कर रही हूँ, देश की जीडीपी को आगे बढ़ा रही हूँ। सो सिर्फ वही लोग ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस हुआ? ये टैंजिबल है, देख सकते हो फैक्ट्री को, मशीन को, है ना? बिल्डिंग को, ये इंटेंजिबल है। तुम मेरे स्किल देख ही नहीं सकते। तुम्हें दिख रहा है कि मैं तुम्हें मतलब फ़ील हो रहा है कि टी मैम अच्छा बोल रही है, मैम अच्छा समझा रही है, अच्छा पढ़ा रही है। तुम देख नहीं सकते कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। मेरे पास एसआरसीसी की डिग्री है। ये तुम्हारे दिमाग को फ़ील हुआ। क्या तुमने देख सकते हो क्या ये तुम? नहीं देख सकते हो, है ना? अरे भई मैंने एसआरसीसी से पढ़ाई करी है। मैंने एसआरसीसी से पढ़ाई करी है। अब ये तुम्हें समझ आ रहा है, तुम देख नहीं सकते हो। मेरी पढ़ाई को, मेरे स्किल्स को और ये बाज़ार में बिक नहीं सकती। तुम मेरी डिग्री बाज़ार में बेच नहीं सकते, मेरे पढ़ाने के स्किल को बाज़ार में बेच नहीं सकते। लेकिन मैंने अगर कोई किताब लिख दी, तो वो फिज़िकल कैपिटल है, वो बाज़ार में बिक सकती है। ठीक है? ये विद टाइम डेप्रिशिएट होती है, 10 लाख वाली मशीनरी जो है, गिरते-गिरते 2 लाख की रह जाएगी। ये डेप्रिसिएशन नहीं होती है, या बहुत कम होती है। अगर मैं अपनी हेल्थ पे लगातार इन्वेस्ट करूँ, तो इंसान बीमार कम होगा, जल्दी उसकी डेथ नहीं होगी इंसान की, तो वो डेप्रिसिएशन कम लगेगी, अगर तुम इन्वेस्ट करते रहोगे तो। अच्छा, मोबिलिटी भैया फिजिकल कैपिटल को मूव करना बहुत आसान है। आराम से एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, फिजिकल कैपिटल मूव हो जाएगी। इंसानों को मूव करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें उसके लिए वीज़ा चाहिए, तुम्हें उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, है ना? तुम्हें उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, तुम्हें कई बार है ना, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। अच्छा कई बार देश मना ही कर देते हैं कि हमारे देश में कोई आएगा ही नहीं बाहर से पढ़ने, हम लेंगे ही नहीं बाहर वाले बच्चों को, बाहर वाले लोगों को। तो यहाँ मूवमेंट बहुत मुश्किल है। लोगों की मूवमेंट बहुत मुश्किल है। सामान की तो बहुत आसान है, ठीक है? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टैरिफ लगेगा, थोड़ा टैक्स लगेगा, पर उसके बाद सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा। ये ओनर से सेपरेट हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती हैं। अगर मैं एक किताब लिखूँ, वो तुम मेरे से सेपरेट कर सकते हो, मैं वो तुम्हें बेच दूँगी, तुम घर ले जा सकते हो। पर मेरे पढ़ाने के स्किल को तुम मेरे से छीन नहीं सकते, मेरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, फिजिकल कैपिटल को तुम इंपोर्ट करवा के भी बिल्ड कर सकते हो, पर ह्यूमन कैपिटल तुम्हें अपने ही देश में अपने ही लोगों को बनाना पड़ेगा, अपने ही देश में लोगों को पढ़ा लिखा के उनको ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी? अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल बनाई कैसे जाए? मैंने तुम्हें बोला ना कि जब तुम पैदा हुए हो, पैदा तो देश में 150 करोड़ लोग हुए हैं, पर वो सारे ह्यूमन कैपिटल नहीं हैं। वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। वो सारे वो 150 करोड़ लोग, उनमें से सिर्फ 50 ही करोड़ ऐसे लोग होंगे, 1/3 है ना? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पढ़ी है ना तुमने? 33% लोग, 1/3 लोग काम करते हैं हमारे देश में, ठीक है ना? तो सिर्फ वही लोग ह्यूमन कैपिटल हैं।
एंड मेरा ये कोशिश रहेगा, मेरा ये गोल रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वाले ब्रैकेट में से, ह्यूमन बीइंग वाले ब्रैकेट में से निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र करूँ? ह्यूमन कैपिटल वाले ब्रैकेट में डालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा। ठीक है? क्या कहा मैंने? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा। ठीक हो गई बात? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसको बोला जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि लोगों को डेवलप करना, लोगों की एबिलिटीज को, लोगों के स्किल्स को डेवलप करना। और वो कैसे किया जाएगा? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके ही वो तुम कर सकते हो। तुम्हें लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो ह्यूमन कैपिटल से लोग के जो है ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे। तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों में, लोगों के अंदर। ठीक है? अच्छा जी, अब कैसे इन्वेस्ट किया जाए? कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? तो हम जो है टाइम टाइम, ठीक है? इसमें इन्वेस्ट करें तो हमारे पास जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा ह्यूमन बीइंग से। ठीक है? तुम्हें क्या करना है? लोगों की हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, इन्फॉर्मेशन पे, माइग्रेशन पे, एजुकेशन पे, इन सब चीज़ों पे खर्चा करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब मैं एसआरसीसी गई थी, ठीक है? तो उससे पहले मैं एक छोटे से अपनी टियर 3 सिटी में रहती थी। अच्छा, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, है ना? अपना पैसा, सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया और मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी कि इस देश में बेस्ट कॉलेज कौन है? एसआरसीसी। वो इतनी प्लेसमेंट देता है, इतना खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है और उसके लिए मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ये करना है, वो करना है। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। अच्छा, मैंने पहले मैथ्स लिया नहीं था। फिर जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि एसआर के लिए तो मैथ्स कंपल्सरी है, तो फिर जाके मैंने मिड ईयर मैथ्स लिया स्पेशली एसआर की वजह से, ठीक है ना? सो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसकी वजह से मैंने अपना अगला स्टेप लिया। अगला स्टेप क्या लिया कि मैंने एजुकेशन करी कहाँ से? एसआरसीसी से, दिल्ली से। अब मैं तो दिल्ली में नहीं रहती थी, तो मैंने माइग्रेट भी किया अपने टियर 2, टियर 3 सिटी से दिल्ली में मैंने माइग्रेट भी किया। ठीक है ना? तो पहले मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है भैया हर चीज़ के लिए। अगर मैं इन्फॉर्मेशन ही ना कलेक्ट करती, तो मैं तो 2 साल मैथ्स ही ना पढ़ती और बिना मैथ्स के मेरे टाइम पे एडमिशन होता नहीं था। आज हो जाता है, ठीक है? मेरे टाइम पे तो नहीं होता था बिना मैथ्स के। तो फिर अगर मैं मैथ्स ही ना लेती तो 2 साल पीछे तो नहीं जा सकती थी ना, तो फिर एसआरसीसी मैं कभी जा ही ना पाती। सो फिर मैंने मैथ्स लिया, फिर मैंने एसआरसीसी की तैयारी करी। अच्छा, फिर जब मेरा क्रैक हो गया, तो मैंने क्या किया? दिल्ली में माइग्रेट किया। छोटे शहर से अपना बोरिया-बिस्तरा उठा के, है ना? वहाँ पर गए, बड़े शहर में गए, वहाँ पर जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। कॉलेज के थ्रू आपकी इंटर्नशिप भी लगती है, तो कॉलेज ही तुम्हें ट्रेन भी करता है कि आगे जाके काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे करनी है और अपनी हेल्थ पे भी भैया तुम टाइम टू टाइम खुद खर्चा करते ही रहते हो। अपना जिम, प्रोटीन, अच्छा खाना-पीना ये सब, है ना? सरकार तो करती नहीं है, सरकार तो देती नहीं है साफ हवा, पानी हमें, पर हमें खुद को तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना? तो हमें अपनी हेल्थ पे सबसे पहले खर्चा करना है। टोटल किन-किन चीज़ों पे करना है? टाइम, इन सभी चीज़ों पे खर्चा करना है। एक-एक करके देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करने से हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। सबसे पहला तो आता है कि भैया हमें क्या करना है? अपनी हेल्थ पे खर्चा करना है। हेल्थ पे खर्चा कैसे करना है? ये चारों पॉइंट्स हैं, ये चारों याद ज़रूर कर लेना, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि हेल्थ पे कहाँ-कहाँ खर्चा कर सकते हो? सबसे पहले प्रिवेंट करो। कोशिश करो कि तुम बीमार पड़ो ही ना। कोशिश करो कि तुम बीमार पड़ो ही ना। तुम जो है ऐसा कुछ करो ही मत जिससे तुम बीमार पड़ो। ट्राई करो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कर दो, बीमार हो ही ना। उसके लिए तुम वैक्सीनेशन लो, है ना? अपने आप को बचा के रखो किसी भी बीमारी से। फिर भी चलो बीमार तो हो ही सकता है इंसान। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम उसको जल्दी से जल्दी क्योर करो, क्यूरेटिव मेडिसिन लो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेके बीमारी को ठीक करो। अच्छा, अगली चीज़ है सोशल मेडिसिन। लोगों को एडुकेट करो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को समझाओ कि कौन-सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है, कौन-सी चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, कैसे अपनी हेल्थ पे तुम्हें फ़ोकस करना है। जैसे कि यूट्यूब पे चैनल है ना फूड फार्मर, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन-सा बिस्किट में कौन कितना मैदा है, कितना मीठा है, चीनी है, ऑयल है ना? वो हमें सब बताते हैं कि भैया आप अपनी हेल्थ पे हेल्थ को कैसे बचा सकते हो खराब होने से, कैसे बचा सकते हो खराब चीज़ों से, ठीक है? सो ही टेल ऑल ऑफ दैट। सो वो क्या कर रहे हैं, वो सोशल मेडिसिन दे रहे हैं, वो हेल्थ लिटरेसी फैला रहे हैं। अगला है प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। साफ हवा और पानी सरकार को हमें देना चाहिए।
नहीं दे रही है सरकार, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है ना? अच्छा, चाइना की बहुत यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि चाइना में भी पहले एक उनकी टोक्यो में पता नहीं कौन से सिटी में दिल्ली जैसे ही बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा एक्यूआई था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, ठीक है? तो उन्होंने 10 इयर्स 10 साल के अंदर-अंदर उस एक्यूआई को वो बिल्कुल नीचे ले आए, एकदम साफ़ कर दी पॉल्यूशन। तो अगर सरकार चाहे तो 10 साल के अंदर-अंदर सब सही कर सकती है, पर सरकार को तो भैया अपनी वोट से छुटकारा नहीं मिल रहा है, वोट इकट्ठा करने से, है ना? तो सरकार क्या करे? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन लेकर आए, ताकि लोग हेल्दी रहें, साफ-सुथरे रहें, खुश रहें, है ना? हेल्दी रहें। तो अगर हम ये सब कुछ करेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और एक हेल्दी पर्सन जो है, ज़्यादा टाइम तक काम कर सकता है, बहुत जल्दी काम करना लग सकता है, ज़्यादा उम्र तक काम कर सकता है, ज़्यादा उम्र तक जी सकता है। लोगों पे बर्डन नहीं बनेगा, जो बीमार हो जाता है वो बर्डन बनता है, फिर उसकी दवाई के चक्कर में ही पूरा घर बिक जाता है, ठीक है ना? तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर तुम हेल्दी रहोगे तो। फिर है ट्रेनिंग, तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, या तो ऑन द जॉब कर लो, विदिन द कंपनी कर लो, या तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कर लो। ट्रेनिंग से क्या होगा? तुम्हें पता चलेगा काम कैसे किया जाता है और जो काम शायद तुम पहले 2 घंटे में करते थे, अब वही काम शायद तुम आधे घंटे में, 20 मिनट में कर दोगे। तो तुम्हारी स्किल बढ़ेंगे, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी क्या होता था? मिनिमम कॉस्ट में, है ना? कम पैसे में ज़्यादा काम कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, अगर तुम अपने आप को ट्रेन करते हो तो। कॉलेज आपको इंटर्नशिप्स वगैरह देता है, सीए करने से पहले आर्टिकलशिप करनी होती है, दे ऑल ऑफ देम आर अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? फिर है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि अगर मुझे पता ही नहीं होता कि एसआरसीसी एग्जिस्ट करता है एंड आई शुड टारगेट एसआरसीसी, आई शुड गो टू एसआर, तो मैं कभी मैथ्स लेती ही नहीं अगर मुझे ये सब पता ही नहीं होता। और मैं अगर मैथ्स ही नहीं मैंने लिया होता तो 12th तक 2 साल मैं तो बिना मैथ्स के पढ़ लेती, फिर मेरा चांस ही नहीं रहता वहाँ जाने का। तो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, तभी मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, कहाँ जाके क्या मेरा करियर बनेगा। अब तुम्हें भी अगर पता ही नहीं हो कि देश का बेस्ट कॉलेज एसआर है, उसमें इतने की तुम्हें प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है? अच्छा, वहाँ पे जाके वहाँ जाने के लिए तुम्हें सीयूटी देना पड़ता है। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं होगा, तो तुम कभी करोगे नहीं। करोगे ही नहीं तो करियर अपना नहीं बना पाओगे उतना अच्छा। सो इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तभी डिसीजन ले पाओगे कि अपना टाइम और सारा कुछ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी हर चीज को, ठीक है ना? अब अगर मैं एसआरसीसी नहीं गई होती तो प्रोबेबली मैं शायद यूट्यूब चैनल नहीं खोला होता, नहीं पढ़ा रही होती, अपने छोटे से शहर में ही कुछ छोटा-मोटा काम कर रही होती। सो इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन कि मैंने जो है इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन किया अपने स्किल्स का, ठीक है ना? अच्छा, फिर मैंने माइग्रेट किया, छोटे शहर से बड़े शहर में गए। आप टियर 2, टियर 3 से टियर 1 सिटी में जा सकते हो। छोटे शहर देश से बड़े देश में जा सकते हो। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा सकते हो एंड माइग्रेशन करने से भी आप बहुत एक बेहतर इंसान बन सकते हो, क्योंकि माइग्रेशन करने से यू गेट टू नो कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है। तुम्हारा वर्ल्ड व्यू बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है, ठीक है? मतलब मैं भी दिल्ली पहले गई थी, 2-3 बार पहले गई थी, पर जब कॉलेज मिला और कॉलेज की वजह से व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये दुनिया तो मेरे शहर से बहुत बड़ी है। यहाँ तो भैया इतना ऐसे सब कुछ चल रहा है जो मुझे पता ही नहीं था ये एग्ज़िस्ट भी करता है। तो आपका वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड होता है। देन यू रियलाइज़ कि अच्छा नहीं, अब मैं और बड़े कॉलेज में जाऊँगी, एमबीए और अच्छे कॉलेज से करूँगी। अब मैं इतना पैसा कमाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। सो माइग्रेट करते हो, बेहतर जगह पे जाते हो तो बहुत अकल आती है। अच्छा, जितना माइग्रेशन करने में तुम्हारा खर्चा होता है, उससे कई गुना ज़्यादा अर्न तुम कर सकते हो एक बेटर जगह पे माइग्रेट करके। अब जैसे बहुत लोगों को तो ये लगता है यार कनाडा नहीं जाएँगे, ठीक है, 10-20 लाख रुपए लगेंगे, इतना पैसा कौन खर्चा करे? बट वहाँ जाके यू कैन अर्न मच मोर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, जितना खर्चा हुआ। मैं दिल्ली गई तो मेरा हर महीने 10, 20, 30 हज़ार का खर्चा होता था। रेंट का, बिजली पानी का, रहने का, आने-जाने का। बट वहाँ पे रह के यू कैन अर्न मच मोर देन व्हाटएवर इज़ योर एक्सपेंस, उससे यू कैन अर्न बहुत ज़्यादा। सो माइग्रेशन भी अच्छे से करनी चाहिए आपको। माइग्रेशन इज़ आल्सो अ गुड थिंग, ठीक है? एंड देन इज़ एजुकेशन, वो तो पता ही है हमें कि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? चाहे हमारा एजुकेशन बोर्ड अच्छा हो या ना हो, पर एजुकेशन फिर भी ज़रूरी है। अच्छा जी, एजुकेशन से क्या होता है? एजुकेशन से क्या होता है? हमारे स्किल्स बढ़ते हैं। एक एजुकेटेड पर्सन जो है इज़ मोर देन दैट, जो स्किल्स हैं एक एजुकेटेड पर्सन के, वो ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है? एजुकेशन से हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो ज़्यादा स्पीड अप होता है। हम ज़्यादा काम-धंधा कर सकते हैं, हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, ठीक है ना? एक जो पढ़ा-लिखा एजुकेटेड इंसान है, दे विल अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। उनको समझ आएगा कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल एआई है।
एआई को बनाया किसने? पढ़े-लिखे लोगों ने, पर एआई को चला भी वही सकता है जो पढ़ा-लिखा है, ठीक है? एआई सच में इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है, अगर आपको सही से आता है वो यूज़ करना, योर लाइफ विल चेंज। बट वो वही इंसान चला सकता है जो पढ़ा-लिखा है, जिसको अकल है, नॉलेज है, ठीक है? गिव्स हायर अर्निंग, आप ज़्यादा पैसा तभी कमा सकते हो जब आप पढ़े-लिखे हो। देखो भैया, तुम लोग बोलते हो पीस ऑफ पेपर कांट चेंज योर लाइफ, आई ऑलवेज़ से अ पीस ऑफ पेपर चेंजेस, टोटली चेंजेस योर लाइफ, ठीक है? आप टॉप के 2-4 लोग देख लेते हो कि अरे एलन मस्क तो बिना पढ़ाई के बन गया, अलक पांडे सर ने तो कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, हम भी कॉलेज ड्रॉप नहीं भाई। नहीं, लाखों में, करोड़ों में किसी एक की किस्मत होती है। लाखों, करोड़ों में किसी एक की किस्मत होती है, कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके वो बन गया, ठीक है? हम मतलब तुम मुझे कितना 10 एग्ज़ाम्पल दे दोगे, कि इसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और ये ऐसा बन गया। भाई मैं तुम्हें हज़ारों एग्ज़ाम्पल दे दूँगी कि एसआरसीसी से 1000 बच्चे पास आउट हुए, हज़ारों के हज़ारों ने अच्छे पैसे कमाए। आईआईटी से 1000 बच्चे पास आउट हुए, सबने अच्छा पैसा कमाया। 1000 लोगों ने अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, सबने अच्छा पैसा कमाया। ठीक है ना? प्रोबेबली नॉट मिलियनेयर, बिलियनेयर, बट उन सबका एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा जो उनके माँ-बाप के लाइफ स्टैंडर्ड से बेहतर उन्होंने अपने लिए बनाया होगा। ठीक है ना? अपने एंसेस्टर से बेटर उन्होंने अपने लिए किया होगा पढ़ लिख के। सो अ पीस ऑफ पेपर डज़ चेंज योर लाइफ। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर मैं एसआर नहीं गई होती, अगर मैं एसआरसीसी में एडमिशन नहीं मैंने लिया होता, ना ही मैं यूट्यूब कर रही होती, ना ही मैं पढ़ा रही होती, ना ही इतना पैसा कमा रही होती, ना ही मेरे को इतना अकल होता, ना ही मुझे ऐसा बोलना आता। सो इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ द पीस ऑफ पेपर, ओनली बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, मैं बेहतर इंसान बनी, मुझे एआई चलाना आता है, मुझे दुनियादारी समझ आती है, मैं नई टेक्नोलॉजीज़ अडैप्ट कर सकती हूँ, मैं इनोवेटिव काम कर सकती हूँ। इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन। सो यू शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम एंड एवरीथिंग इन एजुकेशन, ठीक है? वो टोटली वर्थ इट होता है, ठीक है? ठीक है? सो ये सारे काम करके हम एक ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल की? इम्पोर्टेंस जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं। इट्स नॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सोर्सेज़ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। उनमें से ही क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किसी एक का उठा लिया जाएगा, जैसे आपकी हेल्थ का उठा लिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो मेजरली वही है, उसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? भैया इससे रूरल एरियाज़ डेवलप होते हैं, इससे रूरल एरियाज़ डेवलप होते हैं। हमें नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स तभी मिलेंगी, जब हम पढ़े-लिखे होंगे, हमें टेक्नोलॉजी बनानी आती होगी। आजकल एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और वो भी तभी हुआ है क्योंकि हमने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। इंसान ही तो बनाते हैं सारे रोबोट, सारी मशीनें, ठीक है? लोगों को स्किल आता है, लोग जो है कॉटेज इंडस्ट्री में जाते हैं, अलग-अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, डाइवर्स होता जा रहा है रूरल एरिया, तो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, रूरल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी लेबर फोर्स, ठीक है, उनके पास नॉलेज एंड स्किल ज़्यादा होंगे, तो वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना? इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगी और लोग ज़्यादा पैसा भी अर्न कर पाएँगे, ठीक है? लोगों का अकल मॉडर्न आउटलुक होगा, लोगों का दिमाग जो है मॉडर्न बनेगा, लोग जो है वही घिसी-पिटी छोटी सोच वाली बातें नहीं करेंगे, अगर वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं तो। अच्छा, देश की नेशनल वेल्थ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएँगे, हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाएँगे, अपने देश में सामान ज़्यादा बना पाएँगे कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, तो हमारी नेशनल वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है? लेबर फोर्स हमारी अच्छी होगी। अच्छा, अब हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब देखो इंडिया मुझे लगता है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है। तुम बोलोगे कि हाँ, एक्यूआई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सरकार ऐसी, सरकार वैसी, बट इंडिया एज़ अ कंट्री जो है ना, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब अगर हम इंडिया को अच्छे से डेवलप करें। इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है डेवलप होने की जो शायद किसी और देश में नहीं है। वो बात अलग है कि हम उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हैं, बट अगर करेंगे तो इट्स द बेस्ट, ठीक है? तो ऐसे ही मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं देश में, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही बात करते हैं, जैसे एसआरसीसी ले लो और आईआईटीज़ पकड़ लो, आईआईएम्स पकड़ लो। ये सारे टॉप कॉलेज के जो बच्चे हैं, अ अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम सारे कहाँ कर रहे हैं? अमेरिकन कंपनीज़ में। तो अमेरिकन कंपनीज की वजह से इंडिया में पैसा आ रहा है क्योंकि इंडिया के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हमारे देश में बैठ के। अमेरिकन कंपनीज इंडिया के बच्चों को उठा के लेकर जाती हैं, तो हमारे देश में वो पैसा आता है। हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में वो पैसा आता है, ठीक है ना? तो इससे जब हम सामान को एक्सपोर्ट करें, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, हमारे देश में बाहर से पैसा आए,
हमारे देश के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले तो हमारे देश की नेशनल वेल्थ बढ़ती है, ठीक है? लोगों का लाइफ क्वालिटी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इन्वेंशन, इनोवेशन सब कुछ होता है। भाई जो एक अनपढ़ इंसान होगा, ना तो वो एआई डेवलप कर सकता है, ना ही वो एआई चला सकता है। तो अगर तो तुम्हें टेक्नोलॉजी बनानी है, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवानी है, टेक्नोलॉजी लोगों को बोलना है कि यूज़ करो, उस सब के लिए स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना? तो अडॉप्ट एबिलिटी टू अडैप्ट न्यू टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना, इन्वेंशन करना, दोनों ही चीजों के लिए ह्यूमन कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है? लोगों को एजुकेशन दो ताकि वो नई टेक्नोलॉजी बना भी सके और इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है? फिजिकल कैपिटल के लिए भी ह्यूमन कैपिटल चाहिए, वरना आपकी मशीनें, आपकी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज कौन बनाएगा अगर इंसान अच्छा नहीं होगा? अगर हर कोई बीमार पड़ा है तो कंस्ट्रक्शन कौन करे? ठीक है ना? सो ह्यूमन कैपिटल ही है जो फिजिकल कैपिटल को सही तरीके से बना सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है? टेक्नोलॉजी का तो हमने पढ़ ही लिया है ना? चलो, अगला अब मेरे पास एक लास्ट टॉपिक आता है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वी हैव दिस टॉपिक। इसमें से एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं, नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? देख लेते हैं। सो कहते हैं कि भैया हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए इन चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, तीनों ही अपने अपने लेवल पर जो है एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा करते हैं। तीनों का अपना अपना बजट होता है, अपना अपना खर्चा होता है, और तीनों का ही काम होता है कि वो लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा करे और लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाए, ठीक है? इंडिया में कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एजुकेशन को देखती है, एजुकेशन को रेगुलेट करती है? अलग अलग है। जैसे किताबों के लिए हमारे पास क्या है? एनसीईआरटी है, ठीक है? फिर एआईसीटीई है हमारे पास, वो अच्छा एक-एक करके इन सबको देख ही लेते हैं। तो हमारे पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है? जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। मेजर मेजर बॉडीज हमारे पास क्या है? यूजीसी है, एआईसीटीई है, ये सारी हैं। तो 1961 में सितंबर में आया था हमारे पास एनसीईआरटी, ठीक है? ये क्या करती है? क्वालिटेटिव चेंजेस लेकर आती है स्कूल एजुकेशन में। हमारे स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम एनसीईआरटी का होता है। तुम इसीलिए सारे एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हो, ठीक है? फिर ये एआईसीटीई, ठीक है? 1945 में आया था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया। सो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए ये आया। फिर आया हमारा यूजीसी। यूजीसी आया 1953 में, फॉर डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल राउंड हमारे देश की, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सबको यूजीसी से सर्टिफाइड होना जरूरी है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकती मैं कि मैंने, देखो ये तो मैं कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें 11th-12th पढ़ा सकती हूँ, पर 11th-12th से पास आउट होने के लिए तुम्हें एक स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जो स्कूल या तो किसी स्टेट बोर्ड का लाइसेंस हो उसके पास, या तो सीबीएसई का लाइसेंस हो, वही तुम्हें दे सकता है 12th की डिग्री। ऐसे ही मैं तुम्हें बीकॉम की कोचिंग तो दे सकती हूँ, पर बीकॉम की डिग्री लेने के लिए तुम्हें एक ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जिस कॉलेज को लाइसेंस मिला हुआ है यूजीसी से, ठीक है? मैं तुम्हें एमबीए की पढ़ाई तो करवा सकती हूँ, पर एमबीए की डिग्री लेने के लिए, कि जिसको लिखा जाए कि हाँ ये एमबीए की डिग्री है, उसके लिए एक ऐसे कॉलेज में जाना होगा जो यूजीसी से सर्टिफाइड हो, ठीक है? तो यूजीसी जो है पूरे देश भर के कॉलेजेस को देखता है, ठीक है? अच्छा, आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में कौन है हमारा? हेल्थ सेक्टर में तो देखो बेसिकली हमारा क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर है, ठीक है? मेजरली यही है जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ध्यान देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो हमारी मिनिस्ट्री है हेल्थ की, यूनियन लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है, हर स्टेट का भी अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, ठीक है? तो वो लोग ऑब्वियसली हेल्थ पे फोकस करते हैं, और उसके अलावा अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एमआर है, आईसीएमआर है, सॉरी, जैसे कि आईसीएमआर है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है हेल्थ पे फोकस करती है, ठीक है? आईसीएमआर क्या है? एपेक्स बॉडी है हमारे देश भारत में, जो फॉर्मुलेशन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, प्रमोशन करती है बायोमेडिकल रिसर्च की, ठीक है? और ये वन ऑफ द बेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है? आगे एजुकेशन सेक्टर के बारे में थोड़ी-सी और बातें करते हैं। इंडिया जो है इसमें हमारे देश में पूरी दुनिया भर के वन ऑफ द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन है। बेसिकली क्योंकि पूरे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ही हमारे देश में है। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, तो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा इलिटरेट भी हमारे देश में होंगे। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन है इलिटरेट्स की, वो इंडिया में रहती है, ठीक है?
इंडिया में अगर मैं बात करूँ एडल्ट लिटरेसी क्या रेट मतलब पहले नाम समझ लेते हैं, फिर नंबर्स देखेंगे। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है? कि जितने भी टोटल एडल्ट्स हैं, उसमें से पढ़े-लिखे कितने हैं? प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है? कि जितने भी टोटल लोग हमारे देश में हैं, उनमें से प्राइमरी स्कूल कितने लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, टोटल बच्चों में से। यूथ लिटरेसी रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ पीपल जो 15 से 24 सालों के बीच में जो लोग हैं, उनमें से जितने भी लोग सही से अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ रीड कर सके, राइट कर सके, एक छोटा-मोटा स्टेटमेंट, उन सबको लिटरेट बोला जाएगा यूथ में, ठीक है? सो 15 टू 24 की एज वाले जितने भी लोग मतलब लेट्स से 15 टू 24 की एज में अगर 100 लोग हैं, तो उसमें से अगर 50 लोग ही हैं, जो समझ के रीड कर सके, राइट कर सके, तो 50% है हमारा यूथ लिटरेसी रेट, ठीक है? अच्छा जी। अब सरकार खर्चा किस-किस चीज़ पे करती है, कैसे-कैसे करती है? तो सरकार का ना बेटा मेजरली एक बहुत बड़ा फ़ोकस रहता है कि सरकार एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करे। हर बजट में हर बार सरकार का ये मोटिव होता है, ये है ना एक मेन फ़ोकस होता है कि बजट पे ज़्यादा खर्चा किया जाए, ठीक है? सो द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द एजुकेशन ये इंडिकेट करता है कि सरकार कितना इम्पोर्टेंस दे रही है पढ़ाई-लिखाई को, ठीक है? इसको 2 तरीके से चेक किया जा सकता है। एक सरकार ने जितना खर्चा किया, उसमें से टोटल खर्चा एजुकेशन पे कितना किया और 2 टोटल जितना जीडीपी है, उसमें एजुकेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम ये दोनों चीज़ें चेक करें, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हमारे देश में एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है जी? अगर मैं बात करूं सरकार हमेशा से सरकार का फोकस रहा है कि अपने टोटल गवर्नमेंट बजट के टोटल खर्चे में ज्यादा खर्चा करे एजुकेशन पे तो जहां पहले हम सिर्फ 7-8% था कि मतलब सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है एक साल में उसमें से सिर्फ 7 रुपए पहले एजुकेशन पे खर्च किए जाते थे 8 रुपए अब 15 रुपए एजुकेशन पे खर्च करे जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है जीडीपी का कितना परसेंटेज है पहले अगर मेरी जीडीपी 100 रुपए थी और सिर्फ 0.6 रुपीज एजुकेशन से आते थे लेकिन अब 4 रुपए मेरी जीडीपी 100 रुपए में से 4 रुपए जीडीपी के जो है एजुकेशन से आते हैं सो 4% अब कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर का सो ये दोनों ही नंबर मुझे दिखाते हैं कि काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है बट ये नंबर्स अभी भी काफी कम है स्पेशली द जीडीपी नंबर इज वेरी लेस वेरी वेरी लेस तो ये अभी भी बहुत ज्यादा कम है अभी भी हम सबको दिखता है हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है कॉलेजेस अच्छे नहीं है स्कूल्स अच्छे नहीं है टीचर्स भी अच्छे नहीं है टीचर्स को ट्रेन नहीं किया गया है अ लॉट ऑफ टाइम्स जो टीचर्स है उनको खुद को नहीं आता होता स्पेशली सरकारी स्कूलों में सो टीचर ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना है ठीक है अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है बट वी शुड ऑल्सो लुक एट द पॉजिटिव साइड कि ऑलरेडी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है ठीक है 50-60 सालों में ऑलरेडी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है हमारी सरकार राइट टू एजुकेशन लेकर आई कि हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है वो पढ़ेगा उसका राइट होगा माँ बाप पैसा लगा के प्राइवेट में पढ़ाएं तो पढ़ाएं वरना सरकार आपको फ्री में सरकारी स्कूल में पढ़ाएगी और इस उम्र से पहले अगर तुमने बच्चे को स्कूल से निकाला अगर तुमने बच्चे से मजदूरी करवाई तो तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा भाई देखो ये बहुत जरूरी है मतलब तुम बच्चे को पैदा कर रहे हो तो तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने तुझे पैदा किया है अब तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा हमारे माँ बाप को लगता है कि मैंने पैदा किया है तो ये मेरा गुलाम हो गया ऐसा नहीं है तुमने पैदा किया है उल्टा तुम उसके गुलाम हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही एजुकेशन मिले बच्चे को सही सारा कुछ मिले बच्चा ना ऊपर से सोच के नहीं आता कि मैं नालायक बनूंगा मैं ना जिंदगी भर फेल होऊंगा बच्चा ऊपर से सोच के नहीं आता इट्स द पेरेंट्स जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को सही एजुकेशन दें सही गाइडेंस दें सही सारा कुछ दें ठीक है सो पेरेंट्स को बोला है सरकार ने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है 6 से 14 साल के बीच में अपने बच्चे को स्कूल में डालोगे और लगातार डाले रखोगे पढ़ाते रहोगे निकालोगे नहीं स्कूल से पैसा नहीं है सरकारी में ले आओ पर डालो काम मत कराओ ठीक है फिर एजुकेशन सेस तो सरकार ने 2% एजुकेशन सेस लगाया हुआ है सारे यूनियन टैक्सेस पे जो कि हम लोगों की जेब से ज्यादा है ठीक है बट आई थिंक एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए एटलीस्ट मैं कभी नहीं रोने वाली हूँ अगर मेरी जेब से जितना भी एजुकेशन पे जा रहा है पैसा आई विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट दैट ठीक है तो स्प्रेडिंग और सरकार क्या करती है उस पैसे को कहाँ खर्च करती है एलिमेंट्री स्कूल लेवल एजुकेशन पे खर्च करती है ठीक है फिर गवर्नमेंट जो है काफी अच्छा खासा लोन भी देती है आपको मतलब अगर आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज से या किसी भी एक टॉप कॉलेज से अगर आप कुछ भी परस्यू कर रहे हो कोई भी डिग्री कर रहे हो सो गवर्नमेंट आपको काफी अच्छा खासा लोन देती है और काफी कम इंटरेस्ट रेट पे काफी इजीली देती है
ठीक है? फिर क्या है, सरकार को डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, सरकार को जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन करना पड़ेगा, सरकार को काफ़ी ज़्यादा स्टिल मैंने जैसे बोला कि अभी बहुत बुरे हाल हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर अभी भी बहुत बुरे हाल हैं। तो सरकार को अभी भी इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस एजुकेशन का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 11th-12th में मैथ्स नहीं लेती, मैं कभी ऐसा नहीं जा पाती, कंपल्सरी था भैया मैथ्स, तो मैं अपने 2 साल रिवर्स नहीं कर सकती, मैं अपने 2 साल रिवर्स नहीं कर सकती थी। अगर मैथ्स नहीं लिया होता मैं नहीं जा पाती, वो रिवर्स नहीं हो पाता। ऐसे ही बच्चा 10-12 साल स्कूल में रहता है, 12 तो कम हो गया, 18 साल बच्चा स्कूल में 18 15 साल लग मुझे नहीं पता यार, 12-15 साल तुम स्कूल में रहते हो। वो 12-15 साल में तुमने जो सीखा, ज जो देखा, जो किया, वो रिवर्स नहीं हो सकता और तुम जो बन गए हो अब 12th क्लास तक जो तुम बन गए हो, तुम इसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब ये चेंज नहीं हो सकता व्हाटएवर यू हैव बिकम। तो एजुकेशन का इम्पैक्ट अर्ली ईयर्स से शुरू होता है और उम्र भर रहता है। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इम्पैक्ट सही हो, वो इम्पैक्ट गलत ना हो, ठीक है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। टियर 3 सिटीज़ में ऑनेस्टली लोगों को नहीं पता होता कि एसआरसीसी क्या है। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल नो एट लीस्ट अबाउट एसआरसीसी, बट अ लॉट ऑफ यू, इवन यू गाइस डोंट नो कि और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, राइट? सो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सरकार का काम है, सरकार लोगों को बताए सारा कुछ। हर एक इंसान का, हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि उसे पढ़ाया-लिखाया जाए। पैदा हुए हो, पढ़ाई-लिखाई तुम्हें देनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है हर एक इंसान का, तो सरकार ये इंश्योर करवाए। और सरकार इंश्योर करे कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर एटलीस्ट इन द एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट ने एजुकेशन को तो ऑलमोस्ट फ्री कर रखा है और टॉप क्लास एजुकेशन को फ्री कर रखा है कि भैया पढ़ाई तो तुम्हें देंगे और ऐसी देंगे कि भैया तुम बेस्ट बनो। तो सरकार इंश्योर करे कोई प्राइवेट मोनोपोली ना कर ले इसमें कि अच्छा पैसा दो तभी पढ़ सकते हो वरना नहीं पढ़ सकते। ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ही जो है मोनोपोली को भी चेक पे रख सकती है, ठीक है? अच्छा, इतने सालों में हमने क्या अब नंबर्स अचीव करे हैं? अब एक बार नंबर्स देख लेते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट 61 से बढ़ के 81 हुआ है। वेरी, वेरी गुड इंप्रूवमेंट, बट 81 इज़ वेरी लेस। मतलब लिटरेसी रेट 100% होना चाहिए। ठीक है? 60, 70, 80, 90, 95 कोई अच्छा नहीं है। लिटरेसी रेट सिर्फ एक ही अच्छा है और वो क्या है? 100%। हमें जिस दिन 100% एजुकेशन लिटरेसी मिल गई, उस दिन अच्छा होगा। एंड वो भी मैं तुम्हें बता दूँ कि लिटरेसी की मतलब ये नहीं होता कि सबने बीकॉम कर लिया। लिटरेसी का सिंपल बहुत बहुत ही बेसिक, तुम अगर लिख सकते हो ना एक लाइन लिख सकते हो, अपने सिग्नेचर कर सकते हो, थोड़ी-सी हिंदी, थोड़ी-सी इंग्लिश आती है, यू आर लिटरेट। सो इवन इफ हम बोल दें कि 100% लिटरेसी रेट है, तो भी क्वालिटी बहुत बुरी हो जाएगी। बट एटलीस्ट इतना मतलब सोचो 20% लोगों के पास तो वो भी नहीं है। सो दैट्स इवन स्टिल अ वेरी बैड थिंग। बट हाँ, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है ना? 25 सालों में इम्प्रूवमेंट अच्छी है। फीमेल की बात करें तो वो तो बहुत ही पीछे है। फीमेल तो जो है अभी 63% पे है, तो काफ़ी काम करना बाकी है। प्राइमरी कंप्लीशन की बात करी जाए तो 94% मेन और 99% वुमेन अपना प्राइमरी स्कूल पास करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन 99 एक तो इसलिए करती है कि उनको प्राइमरी करते ही निकाल दिया जाता है स्कूल से। घर वाले शादी करवा देते हैं, है ना? घर वाले घर पे बिठा लेते हैं। लड़कों का प्राइमरी कंप्लीशन रेट जो है कम क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि लॉट ऑफ टाइम माँ-बाप जो है बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो छोटे बच्चे को ही लेबर में लगा देते हैं। छोटे मेल को ही, फीमेल नहीं लगाते हैं लेबर में, बट लड़के को लगा देते हैं। बट अगर ऊपर जाए, बड़े लेवल पे बात करी जाए, तो वुमेन को प्राइमरी करते ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। माँ-बाप घर पे बिठाते हैं। इसीलिए यूथ लिटरेसी कम है, इसीलिए एडल्ट लिटरेसी उनका कम है, ठीक है? उनको बस प्राइमरी पढ़ा के ही स्कूल से घर बिठा दिया जाता है। वुमेन का इसीलिए प्राइमरी ज़्यादा है, लेकिन यूथ और एडल्ट लिटरेसी उनका बहुत कम है एज़ कंपेयर टू मेल। तो मेल का यूथ लिटरेसी 92 है, फीमेल का जस्ट 87 है, ठीक है? बट अगेन देखो तुम, नंबर्स हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द इयर्स, नंबर्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं ओवर द इयर्स, ठीक है? काफ़ी हमें पहले से तो बेहतरीन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? पर जैसा मैंने बोला कि एक ही नंबर अच्छा है और वो अच्छा नंबर क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि 100% लिटरेसी ही अच्छी है। तो अभी वो तो काफ़ी दूर की बात है क्योंकि अभी तो 80% की लाइन में हम चल रहे हैं, ठीक है ना? तो सरकार तो चाहती है कि हो जाए, बट हो नहीं रहा है, ठीक है? लिटरेसी रेट्स जो हैं ऑब्वियसली बड़े हैं, 18 से 74% हुआ है ओवरऑल पूरे देश भर का लिटरेसी रेट, व्हिच इज़ वेरी इंप्रेसिव, बट स्टिल हमें जो है 26% जो लोग बचे हैं, मोर देन 1/4 है ना? उसको भी
लिटरेट बनाना है और 100% लिटरेसी हमें लेके आनी है। हमें जेंडर इक्वालिटी बनानी है। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। पहले तो वुमेन को प्राइमरी तक भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, पेट में मार दिया जाता था, है ना? पहले से तो बहुत ही बेहतर है जेंडर इक्वालिटी आज की डेट में, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी बहुत बेहतर है पहले से। एडल्ट्स का भी लिटरेसी रेट अब बेहतर हुआ है। वुमेन का भी मेल का भी, फीमेल का भी लिटरेसी रेट बेटर हुआ है और उनके बीच का जो गैप था, वो अब कम हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें समझ आता है कि हाँ, हम पहले से बेहतर हैं। पहले अगर हम हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट देखें फीमेल्स का दुनिया भर से कंपैरिजन में, तो इंडिया में अभी भी सिर्फ ऑलमोस्ट 60% है, पर बाकी दुनिया में 90 से ऊपर ही है सब में। और वो भी छोटे-मोटे देश हैं, श्रीलंका, फिलीपींस, कोई ऐसे यूएस की बात नहीं हम कर रहे। तो एशिया में भी हम काफ़ी पीछे हैं अभी। ठीक है? बट स्टिल पहले से बेहतर है। तो वुमेन को जो है एजुकेशन ज़्यादा देनी चाहिए, वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इससे वुमेन का सोशल स्टेटस बढ़ेगा, वुमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और वुमेन हेल्थ केयर पे फोकस कर पाएगी। वुमेन समझ पाएगी कि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करूँगी मैं। वुमेन समझ पाएगी कि मैं उसको अपने जो भी बच्चे हो गए हैं, 1-2 बच्चे, उनका ध्यान कैसे रखना है, फैमिली का ध्यान कैसे रखना है, फैमिली प्लानिंग कब और कैसे करनी है, वो सब वुमेन समझ पाएगी, तो अब बेहतर हो पाएगा। भारत में तुम एजुकेशन पिरामिड देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 12th है ना? आई थिंक दिस इज 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब भारत में होता है। ठीक है? अगर वैसे हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे देश में, तो अनएम्प्लॉयड मेल ग्रेजुएट्स इन रूरल एरिया ऑलमोस्ट 20%, अनएम्प्लॉयड मेल ग्रेजुएट्स इन रूरल एरिया, आई थिंक दिस आई थिंक इनमें से एक फीमेल होगा, आई थिंक दिस वुड बी फीमेल, so that is 16%. Unemployed female graduates in urban area is 30%. ठीक है, विच इज आई मीन ऑफ कोर्स अ वेरी ह्यूज नंबर। कहते हैं कि तुम पढ़ भी रहे हो भैया, अगर तुम पढ़ लिख भी लेते हो तो पढ़ लिख के भी ना तुम्हें नौकरी तो मिलने वाली है नहीं है। मतलब अगर ऑलमोस्ट 30% लोग पढ़ लिख के भी अनएम्प्लॉयड है तो लोग बोलते हैं पढ़ना ही क्यों है, नौकरी तो है नहीं तो पढ़ाई भी क्यों करें। सो गवर्नमेंट का काम सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, उसके बाद नौकरी देना भी गवर्नमेंट का ही काम है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने एक थोड़ा सा देखा है कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसा है, पहले से बहुत इंप्रूव्ड है, बट स्टिल वी आर अराउंड 75% है ना, और बाकी के 25% लोग इलिटरेट हैं। सो वी हैव टू टेक दैट टू अ फुल 100%, तभी एजुकेशन बेहतर हो पाएगी। एंड ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, क्वालिटी तो बहुत ही बुरी है। वो जो 75 पढ़ लिख गए वो भी बहुत बुरी क्वालिटी का पढ़े हैं। सो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी बोथ शुड इम्प्रूव, एंड हो रहा है विद टाइम, अच्छा होगा। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। हमने पढ़ा है ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेस, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, एच टाइम। ठीक है, हमने वो सारे पढ़े और वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं वो जरूरी है। ये बाकी सारी चीजें पढ़ लेना, आइडिया होना चाहिए, पर जरूरी वो था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलने वाली हूँ अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।